नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारी अपनी रसोई यानी किचन की साइंस। रोजमर्रा के बर्तन और उन मसालों के पीछे आखिर क्या केमिस्ट्री चल रही है, आइए मिलकर समझते हैं। ओके, तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि नमक पानी में तो कितनी आसानी से घुल जाता है ना? पर वही नमक तेल में क्यों नहीं घुलता? इस एक छोटे से सवाल का जवाब उन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में छिपा है जो आपस में मिलकर इस पूरी दुनिया का आकार तय करते हैं। तो इस सफर में आज हम क्या-क्या कवर करेंगे? पहले हम समझेंगे किचन केमिस्ट्री और आयनिक बॉन्ड्स को, उसके बाद अर्थ से मेटल्स निकालने का प्रोसेस, फिर इलेक्ट्रिसिटी से उनका प्योरिफिकेशन, जंग यानी रस्ट से बचाव और आखिर में एलॉयज की जबरदस्त ताकत। एक छोटे से नमक के दाने से लेकर हेवी मेटलर्जी तक की बात होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, इन केमिकल बॉन्ड्स को ना आप एक परफेक्ट रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी डिश में अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेहतरीन स्वाद बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एटम्स आपस में जुड़कर नए कंपाउंड्स तैयार करते हैं। अब सोडियम और क्लोरीन को ही ले लीजिए, एकदम परफेक्ट किचन पार्टनर्स। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और दूसरी तरफ क्लोरीन को अपना सेट पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो होता क्या है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और पॉजिटिव कैटायन बन जाता है और क्लोरीन उसे लेकर नेगेटिव एनायन बन जाता है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट गिव एंड टेक पार्टनरशिप है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इस पूरे ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है ना, उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच का ये बॉन्ड एक बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा होता है और ये फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि इन्हें आपस में तोड़ना आसान नहीं होता। अब इन मजबूत बॉन्ड्स का हमारी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं। फिजिकल नेचर की बात करें तो ये नमक के क्रिस्टल्स की तरह सॉलिड और ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि आप नमक को आसानी से पैन में पिघला नहीं सकते। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पानी में तो घुल जाते हैं, पर पेट्रोल में बिल्कुल नहीं। और हाँ, सबसे मज़ेदार बात, ये इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करते हैं जब ये पिघले हुए हों या पानी में घुले हों, क्योंकि तभी इनके आयन्स इजीली मूव कर पाते हैं। चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा बड़ा करते हैं और आते हैं दूसरे सेक्शन पर। हमारी रसोई में जो इतने सारे मेटल के बर्तन हैं, वो आते कहाँ से हैं? इनके रॉ मटेरियल्स सीधे हमारी धरती के अंदर से मिनरल्स और ओर्स के रूप में निकाले जाते हैं। अब देखिए कि ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ती है। इसके 3 बड़े स्टेप्स होते हैं। पहला है एनरिचमेंट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मार्केट से लाई हुई फ्रेश सब्जियों से मिट्टी धोना, यानी ओर से इम्प्यूरिटीज को हटाना। दूसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन, जहां मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से उसे अलग किया जाता है। और तीसरा है रिफाइनिंग, जहां मेटल को प्योर 99.9% शुद्ध किया जाता है। अब कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी ना बहुत कम होती है, जैसे मर्क्यूरी और कॉपर। इनको एक्सट्रैक्ट करना उतना ही आसान है जैसे ओवन में किसी चीज को बस रोस्ट करके उसका असली फ्लेवर निकालना। सिर्फ इनके ऑक्साइड्स को तेज हीट करने पर ही प्योर मेटल मिल जाता है। जैसे सिनेबार को गर्म करने पर वो पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है और फिर वहां से प्योर मर्क्यूरी निकल आती है। लेकिन जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, उनके लिए प्रोसेस थोड़ी अलग है। यहाँ 2 मेन प्रोसेसेस काम आती हैं। सल्फाइड ओर्स को बहुत ज़्यादा हवा में तेज़ी से गर्म करना रोस्टिंग कहलाता है, जबकि कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड हवा में गर्म करना कैल्सिनेशन है। दोनों का आखिरी मकसद एक ही है, इन ओर्स को पहले उनके ऑक्साइड्स में बदलना। एक बार हमें ऑक्साइड मिल गया तो समझो आधा काम हो गया। अगला स्टेप किसी केमिकल रेस्क्यू मिशन से कम नहीं है। हम कार्बन जैसे कि कोक का इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका के बाहर निकाल लेता है और हमें आयरन या जिंक जैसी धातु बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और रिफाइनिंग की।
जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जिन्हें एकदम प्योर फॉर्म में चाहिए होता है, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का ही जादू काम आता है। देखिए, सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स अपने बॉन्ड्स को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं कि कार्बन तक उन्हें अलग नहीं कर पाता। उनकी इस पकड़ को छुड़ाने के लिए सीधे बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट का तगड़ा झटका देना पड़ता है। इसे ही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं। इस रिफाइनिंग प्रोसेस का सेटअप समझना भी बड़ा जरूरी है। यहाँ एक तरफ एनोड होता है जो इम्प्योर मेटल की एक मोटी सी रॉड होती है और दूसरी तरफ होता है कैथोड जो प्योर मेटल की एकदम पतली स्ट्रिप होती है। ये पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रिसिटी के हाईटेक काम के लिए स्टेज सेट करता है। और ये प्रोसेस सच में बड़ी खूबसूरत है। जब किसी मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो प्योर मेटल उस इम्प्योर एनोड को छोड़कर कैथोड पर जमा होने लगता है। इस प्रोसेस से हमें मिलती है 99.9% प्योरिटी। यही वो हाईटेक प्रोसेस है जो गारंटी देता है कि हमारे घर के बर्तन और इंडस्ट्रियल टूल्स लंबे समय तक सेफ और मजबूत बने रहें। चलिए अब लौटते हैं अपनी रसोई और अपने चौथे सेक्शन की तरफ। हमें पता है कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन और एसिड्स हमारे बर्तनों को धीरे धीरे खराब करते हैं। इसे हम करोजन या जंग लगना कहते हैं और इस आफत से निपटना हमारी एक डेली बैटल है। इस जंग से बचने के कई शानदार तरीके हैं, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग और अलॉइंग। ये सारे मेथड्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे बचे हुए खाने को किसी प्लास्टिक रैप में ढक कर रखना। मकसद बस ये है कि बाहर की डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स को अंदर आने से रोका जाए। बहुत ही सिंपल सी बात है। पेंट की एक लेयर या किसी आयरन टूल पर ग्रीस लगाना सीधे तौर पर डैम्पेयर और मेटल के बीच के डायरेक्ट कांटेक्ट को तोड़ देता है। एकदम वैसे ही जैसे हम अपने कास्ट आयरन के तवे को रस्ट से बचाने के लिए उस पर थोड़ा तेल लगाकर उसकी अच्छे से सीजनिंग करते हैं। अब यहाँ जो प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है गैल्वेनाइजेशन। इसमें आयरन या स्टील को बचाने के लिए उस पर जिंक की एक पतली लेयर चढ़ाई जाती है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? अगर उस जिंक की लेयर पर कल को कोई स्क्रैच भी आ जाए ना, तब भी जिंक खुद को सैक्रिफाइस करके उसके नीचे बैठे आयरन को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, द पावर ऑफ एलॉयज। देखिए, कभी-कभी किसी मेटल को प्रोटेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका उसके ऊपर से कुछ लगाना नहीं होता, बल्कि उसकी बुनियादी रेसिपी को ही अंदर से बदल देना होता है। अलॉयज को ना आप केमिस्ट्री का अल्टीमेट किचन हैक कह सकते हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इन्हें एक खास प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है ताकि बनने वाला नया मटेरियल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो और उसमें बिल्कुल भी रस्ट न लगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को कुछ डेली लाइफ के उदाहरणों से समझते हैं। सबसे बड़ा हीरो तो हमारा स्टेनलेस स्टील ही है। ये आयरन, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है और इसमें कभी जंग नहीं लगता, इसीलिए हमारी कटलरी इसकी बनती है। उसी तरह ब्रास, जिसे हम पीतल कहते हैं, वो कॉपर और जिंक से बनता है। और कांसा यानी ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनता है और बेहद स्ट्रॉन्ग होता है। इन एलॉयज के अलावा मेटलर्जी में एक बड़ी खास तरह का एलॉय भी होता है जिसे अमेल्गम कहते हैं। इसकी एक ही ज़रूरी शर्त होती है कि इस मिक्स में मिलाई जाने वाली एक धातु लाजमी तौर पर मर्क्यूरी यानी Hg होनी ही चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, एक छोटे से नमक के आयोनिक बॉन्ड से शुरू होकर हमारा सफ़र आज स्टेनलेस स्टील के अलॉयज तक पहुंचा। अब आखिर में ज़रा खुद से एक सवाल पूछिए, आने वाले वक्त में ये एडवांस्ड केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के लिए और कौन से नए बिल्कुल रस्ट प्रूफ और अनब्रेकेबल मटेरियल्स तैयार करेगी? ये विज्ञान लगातार इवॉल्व हो रहा है और हमारे जीने के तरीके को बेहतर बना रहा है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा। सीखते रहिए और हमेशा क्यूरियस रहिए।